अगर आप भी लक पर बिलीव करते हैं तो रिसेंटली मुझे डॉक्टर जेम्स ऑस्टिन की बुक मिली चेज, चांस एंड क्रिएटिविटी, जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से 4 टाइप की लक डिफाइन की गई है। लक नंबर 1, ब्लाइंड लक। मान लीजिए आप एक जंगल में जा रहे हैं और आप एक पत्थर से टकराते हैं और गिर जाते हैं। जैसे ही आप गिरते हैं तो आपको दिखता है कि सामने सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा रखा है। इस टाइप की कोई भी सिचुएशन को हम ब्लाइंड लक बोलेंगे। यानी हम कॉन्शियसली सोने का घड़ा नहीं ढूंढ रहे थे और बस वो सिचुएशन हो गई। फिर आती है लक नंबर 2, लक फ्रॉम मोशन। इस टाइप ऑफ लक में हम बहुत मेहनत करते हैं ताकि एक ऑप्शन तो काम कर ही जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जॉब चाहिए तो 1 या 2 इंटरव्यू देने के बजाय हम 97 इंटरव्यूज दे देते हैं। तो हमें भी पता है कि अगर हम इतनी मेहनत कर लेंगे तो एक ना एक जॉब तो मिल ही जाएगी। फिर आती है लक नंबर 3, डोमेन एक्सपर्टीज। यानी आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इतना टाइम दे चुके हो कि आपको उस फील्ड में पता है कि क्या चीज काम करती है और कौन सी चीज काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप फिल्म इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हो और आपको एक नया ऑथर मिलता है जिसने बहुत अच्छी बुक लिखी है, लेकिन उस बुक के राइट्स अभी उसने किसी पब्लिशर को नहीं दिए। आपको अपने एक्सपीरियंस से पता है कि इस टाइप की मूवीज चलती ही चलती हैं और आपको ये भी पता है कि इस तरह की स्क्रिप्ट पर कौन सा डायरेक्टर मूवी बनाने को रेडी होगा। इसलिए आप उस ऑथर से बुक्स के कॉपीराइट्स ले लेते हैं और उस स्क्रिप्ट को एक फेमस डायरेक्टर को करोड़ों रुपए में सेल कर देते हैं। नेक्स्ट, 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लक आती है रेपुटेशन। ये वो टाइप ऑफ लक है जहां पर आपकी इंडस्ट्री में लोगों को पता है कि अगर ये काम करवाना है तो उसे आप ही बेस्ट तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप एक बेस्ट स्कूबा ड्राइवर हो और किसी को पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक टूटा हुआ शिप पड़ा है जिसमें गोल्ड है, तो उसे एक स्किल्ड आदमी की जरूरत है जो ये काम कर सके। और सबको इंडस्ट्री में पता है कि इस काम में आप बेस्ट हो और इसीलिए उस इंसान को आपसे डील करनी ही पड़ेगी, जिसके लिए आप उनसे एक अच्छा अमाउंट चार्ज कर लेते हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो टाइप 3 और टाइप 4 की लक में बिलीव करते हैं। यानी जो समझते हैं कि वो अपने हार्ड वर्क और राइट स्किल सेट को यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और जो लोग टाइप 1 और टाइप 2 में बिलीव करते हैं, आगे की वीडियो अनफॉर्चुनेटली उनके ज्यादा काम नहीं आएगी। तो मेरे ओपिनियन में बहुत मेथड्स में से ये एक 5 स्टेप मेथड है जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। जिसमें स्टेप 1 कहता है अंडरस्टैंडिंग व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम इज एंड हाउ वी कैन अचीव इट। आपको क्या लगता है कि आपको कितने रुपए चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए? 5 करोड़, 10 करोड़ या 100 करोड़? आपने जितना भी अमाउंट सोचा है वो इन तीनों से कम है। प्रॉब्लम ये है कि हम में से मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि फाइनेंशियली फ्री और रिच में क्या डिफरेंस है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो सिचुएशन है जिसमें हमारे पास इतने एसेट्स हैं जिससे कि हमारी बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान ये कवर हो जाती है। किसी के लिए 50,000 रुपए पर मंथ हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख रुपए पर मंथ। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सट्रीमली रिच हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें बेसिक चीजों के बारे में अब नहीं सोचना पड़ेगा और ना चाहते हुए भी कोई जॉब मजबूरी में नहीं करनी पड़ेगी। जब हम ये बात समझ जाते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2 आता है प्रोग्राम योर माइंड सो दैट इट नोज एसेट्स विल गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये स्टेप कहता है कि पता होने से कुछ नहीं होता। हम फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाते हैं और रैट रेस से कैसे बाहर निकलते हैं, ये अपने माइंड में कंप्लीटली एनग्रेन्ड करना पड़ेगा ताकि हमारी सेकंड नेचर बन जाए। अब सवाल आता है कि ऐसा होगा कैसे? अगर हम ये कोन ऑफ लर्निंग देखें तो सबसे ज्यादा हम तब सीखते हैं जब हम एक्चुअल में कोई चीज कर रहे हो और उससे जस्ट पीछे है सिमुलेशन। यानी जैसे पायलट्स रियल वर्ल्ड में प्लेन उड़ाने से पहले सिमुलेटर में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही हमें भी रिच डैड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट्स को सिमुलेट करने के लिए उनकी कैश फ्लो गेम खेलनी चाहिए और उस गेम में हम रैट रेस से बाहर निकलें, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि सर गेम से कौन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है? एंड यू आर राइट, इस गेम से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगी, लेकिन रिच डैड पुअर डैड के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से हमारे ब्रेन में इंस्टॉल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक मेल है जो 2017 में हमें आई थी। सपना जी, जिनका ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था और उन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ने के बाद कैश फ्लो गेम जब खेली तो इसने उनका बिजनेस ग्रो करने में बहुत हेल्प करी और ये अलग लेवल का एक्सपीरियंस था जो सिर्फ बुक पढ़ने से नहीं आ सकता। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये गेम हम कैसे खेलते हैं। ओके, तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कैश फ्लो गेम का। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट है जहाँ पर हमारी इनकम है और एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पर इनकम हम एक्ट कर रहे हैं एक सेक्रेटरी की तरह, जहाँ पर हमारी इनकम है $2500 और ये हमारे एक्सपेंसेस है जो हमें हर मंथ पे करने ही है अगर हमें सर्वाइव करना है। तो टोटल इनकम कितनी हुई? 2500। एक्सपेंस इन सबको ऐड करके हो गया 1620, यानी $880 है जिससे हमें रैट रेस से बाहर निकलना है।
रैट रेस यानी फाइनेंशियल फ्रीडम हम तब अचीव करेंगे जब हमारी जो एसेट से पैसे आ रहे हैं वो कम से कम $16-20 के आसपास हो जाए, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। जिस मूवमेंट पर हम $16-20 अचीव कर सकते हैं अपने एसेट से बिना काम करें, तो हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि होम मॉर्टगेज ये सारी लाइबिलिटीज़ हैं जिसके लिए हमें हर महीने पे करने पड़ते हैं। टोटल घर का लोन हमारा 38,000 था और इसीलिए इस 38,000 को पे करने के लिए हमें $400 हर महीने पे करने पड़ते हैं। फिर कार लोन जो टोटल है वो $4,000 है और कार लोन की पेमेंट कितनी है, $80। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हमारा $2,000 का है और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हर महीने हमें पे करने पड़ते हैं 60 मिनिमम। रिटेल डेट है 1000 और यहाँ पे हमें 50 करने पड़ते हैं। और ये अदर एक्सपेंसेस है, खाना पीना, बिजली का खर्चा, और गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है $460। तो अब एक ये रियल लाइफ सिचुएशन है जहाँ पर हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करते हैं, आप ये लाइफ जियोगे। यहाँ पे हमारे पास डील्स आती रहती हैं। ये स्मॉल डील है, 5000 से कम चाहिए या बड़ी चाहिए। अगर हम बोलेंगे हमें स्मॉल चाहिए तो ये हमें बोल रहा है कि हमें एक म्यूचुअल फंड मिल रहा है जिसकी कॉस्ट 40 है लेकिन कैश फ्लो 0 है, यानी हमें $40 तो पे करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ पैसे हैं, हम पे कर सकते हैं, लेकिन कैश फ्लो से कुछ नहीं आएगा, $0 आएगा। और जो ट्रेडिंग रेंज है, बाद में वो जो बिकेगा म्यूचुअल फंड वो $10 से $30 तक का बिकेगा। तो हम इसे पास कर देते हैं क्योंकि कैश फ्लो तो उसमें है नहीं और ना इसकी अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं, तो हम इसे पास कर देंगे। ये एक्चुअली आपका रैट रेस है। यहाँ पे आप डाइस रोल करते हैं, नई नई सिचुएशन आती है, कभी आपको डील्स मिलती हैं, कभी खर्चा होता है, ऑलमोस्ट रियल लाइफ की तरह। तो एक अच्छी गेम है, इससे हम अमीर नहीं होंगे लेकिन इससे हमारा एक माइंडसेट क्रिएट होगा। जब आप अपना एक्सपेंस का मिनिमम नंबर अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं फास्ट ट्रैक में, जो बाहर वाला है, जहाँ पर आपके ड्रीम्स पूरे होते हैं, जहाँ पर एक्चुअल में आपकी वेल्थ क्रिएट होती है। तो आप ये गेम खेलिएगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो उस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, कैसे हम गेम जीत सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इस पर आपको हमेशा नज़र रखनी है और हर महीने हमें कोशिश करनी है कि हमें हमारे नंबर्स रियलिटी में, लाइफ में पता हो। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, जो कहता है कि चूज अ मेथड टू क्रिएट फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स कर लिए हैं तो एक बात तो क्लियर है कि हम अपना टाइम सेल करके तो रिच नहीं बन सकते। हमें कुछ ना कुछ क्रिएट तो करना ही पड़ेगा जिससे हमें कॉन्स्टेंटली पैसे आते रहें। या तो वो कोई बिजनेस होगा या इतने पैसे होंगे कि उसमें से ही हमें कुछ पेमेंट्स आती रहें। चलिए देखते हैं कि इन्वेस्टर्स और बिजनेस ओनर्स हमें फाइनेंशियली फ्रीडम होने के लिए क्या सजेस्ट करते हैं। अगर हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर से बात करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो 2 मेथड्स जनरली बताते हैं कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम पाने के लिए। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है डिविडेंड इनकम। इसमें हम ऐसी स्टेबल कंपनीज ढूंढते हैं जहां पर हमारे शेयर की वैल्यू हर साल तो बढ़ती रहती है, पर साथ में वो कंपनी हमें डिविडेंड भी देती है। इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है। अब इस घर की वैल्यू हर साल तो इंक्रीज हो ही रही है, लेकिन साथ में हर महीने आपको रेंट भी आ रहा है। रियल लाइफ में अगर ऐसी कंपनीज का एग्जाम्पल ले तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 16.5% का डिविडेंड यील्ड दिया था। ऑयल इंडिया ने 8.15%, कोल इंडिया ने 8.14%, हिंदुस्तान जिंक ने 6.72% डिविडेंड यील्ड दिया था। अगर हम और ऐसी कंपनीज देखना चाहते हैं तो हम screener.in में जा सकते हैं, डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज एंटर कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स खरीदने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें चेक करने पड़ेंगे। नेक्स्ट तरीका जो इन्वेस्टर्स बताते हैं कॉन्स्टेंटली पैसे लेने का, वो कुछ इस तरीके का है। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी कहती है कि अगर हमें हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, और इन्फ्लेशन के साथ साथ हर साल हमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट भी चाहिए, यानी पहले साल अगर हमें 1-1 लाख रुपए चाहिए हर महीने और उसके अगले साल 1,06,000 रुपये चाहिए, अगर हम 6% की इन्फ्लेशन इमेजिन कर रहे हैं, और उसके बाद अगले साल 1,13,000 रुपये चाहिए पर मंथ एंड सो ऑन। तो क्या करो, इन्वेस्टर्स बोलते हैं, तो आप क्या करो कि आप 3 करोड़ रुपये किसी तरीके से इकट्ठा कर लो। अभी डोंट वरी कि ये 3 करोड़ रुपये कैसे होंगे, जस्ट आप इस कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये बोलता है कि ऑलमोस्ट हाफ हम बैंक में डाल देंगे, यानी 1.5 करोड़, और 3 करोड़ का हाफ बाकी 1.5 करोड़ पे हम निफ्टी में डाल देंगे। और ये जो बैंक में हमने 1.5 करोड़ पे डाले हैं, इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमें 7 से 8% इंटरेस्ट मिलेगा या 6% जितना भी आजकल है, और 12 साल तक हम इस 1.5 करोड़ में से पैसे निकालते रहेंगे और 12 साल के बाद हमारे पास बचेंगे 0 करोड़ रुपीज़। लेकिन निफ्टी 50 में अगर हम 15% का रिटर्न इमेजिन करें तो ये 1.5 करोड़ 8 करोड़ रुपये बन गए होंगे 12 साल के बाद। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली ठीक है। हो सकता है कि एग्जैक्टली 12 सालों के बाद हमें 8 करोड़ रुपये ना मिले, शायद मार्केट 12 साल से पहले ही 8 करोड़ रुपये हमें दे दें। तो हम क्या करेंगे, हम 4 करोड़ रुपये दोबारा से बैंक के लिए निकाल लेंगे और बाकी के 4 करोड़ निफ्टी में ही रहने देंगे। अब अगेन नेक्स्ट 12 सालों के लिए हम इन 4 करोड़ रुपए में से
पैसे निकालते रहेंगे ताकि हम फाइनेंशियली फ्री रहें, और ये 12 सालों के बाद 0 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। लेकिन 4 करोड़ रुपए जो निफ्टी में थे वो 12 सालों के बाद दोबारा से 23 करोड़ हो जाएंगे। एंड अगेन हम इसका हाफ बैंक में डाल देंगे और निफ्टी में डाल देंगे एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको डाउट है तो दोबारा से आप इसको देख लीजिएगा। ये कैलकुलेशन ठीक है और इस कॉन्सेप्ट को अपने ब्रेन में एक बार रखिए।